वर्ण और जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर और महिलाओं को दास बनाने वाली और ओबीसी को शूद्र बनाने वाली जो व्यवस्था है और घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने वाली और अछूतों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करने वाली ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के विरोध में हम लोगों को आंदोलन करना होगा, उसको बदलना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्योतिराव फुले ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया तो उनकी उम्र 21 साल की थी। 1848 को ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया। जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया तो हमें ये जानने और समझने की जरूरत है, वो इस बात को समझ गए थे कि इस देश में ब्राह्मणों ने हमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के आधार पर गुलाम बनाकर रखा गया है और इसलिए हमें इस गुलामी के विरोध में आंदोलन करना होगा और ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी हासिल करनी होगी। ये बात बाद में उन्होंने जो गुलामगिरी नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें इस बात को उन्होंने लिख कर रखा। उस गुलामगिरी ग्रंथ में उन्होंने विचार करने की बात है कि इस आंदोलन का नेतृत्व कोकनस्थ ब्राह्मण तात्या साहब टोपे कर रहे थे एक तरफ, दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर जो मुगलों के खानदान के दिल्ली के बादशाह थे, वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और तीसरा नेतृत्व जो है पेशवा ब्राह्मणों के लोग कर रहे थे। तो इस तरह से ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि पेशवा ब्राह्मणों की तरफ से तात्या साहब टोपे और मुगलों की तरफ से बहादुर शाह जफर, इन दोनों ने मिलकर गठबंधन किया था और जो अंग्रेज थे उनके विरोध में ये आज़ादी का आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। तात्या साहब टोपे और बहादुर शाह जफर, इन लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया। तो तात्या साहब टोपे कोकनस्थ ब्राह्मण थे, डीएनए के अनुसार विदेशी थे, और बहादुर शाह जफर मुगल खानदान के आक्रमणकारी मुसलमान थे जो मुगलों के खानदान से थे, बाबर और हुमायूं के खानदान के थे, अकबर के खानदान के थे। इसे भी हम लोगों को समझना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि मुगल विदेशी आक्रमणकारी और दूसरे ब्राह्मण डीएनए के अनुसार विदेशी, ये दोनों विदेशियों ने मिलकर गठबंधन किया और गठबंधन करके तीसरा जो विदेशी था अंग्रेज, उसके विरोध में उन्होंने ये विद्रोह किया। अंग्रेजों ने इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनको एक बात समझ में आई कि इस आंदोलन में एक तरफ मुगलों के रजवाड़े शामिल है और दूसरी तरफ पेशवा खानदान के लोग शामिल है। भारत की प्रजा इस आंदोलन में सहभागी नहीं है। ये जन आंदोलन नहीं है। जब उन्होंने देखा ये जन आंदोलन नहीं है, तब उन्होंने, अंग्रेजों ने इसको कुचलने का प्लान बनाया और अपने मिलिट्री के
हथियारों के बल पर इस आंदोलन को कुचल डाला और कुचलने के बाद में बहादुर शाह जफर को पकड़कर विदेश में रंगून के जेल में डाल दिया और तात्या साहब टोपे भागकर चला गया। वो पकड़ में नहीं आया, वो भगोड़ा घोषित हो गया। और इस तरह से जब 1857 का आंदोलन विफल हो गया तो अंग्रेजों ने जो कंपनी राज था वो खत्म किया और कंपनी राज के बजाय अंग्रेजों ने टेक ओवर किया और 1860 को भारत में इंडियन पीनल कोड लागू किया। और इंडियन पीनल कोड लागू करने के बाद इंडियन पीनल कोड में राज्य के विरोध में जो विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, उनको राजद्रोह में फांसी की सजा होगी, ऐसा प्रावधान किया। इस प्रावधान के तहत उन्होंने जब ये प्रावधान किया तो ब्राह्मण बहुत बड़े पैमाने पर डर गए और सारे देश भर में चुप हो गए। उनको लगा कि अंग्रेज हमें फांसी पर चढ़ा देंगे और इस वजह से वो डर गए और चुप हो गए। 1860 के बाद लगभग 15 साल तक वो चुप थे। 1875 को गुजरात के राजकोट से, टंकारा गांव से दयानंद सरस्वती नाम का ब्राह्मण बॉम्बे आया और बॉम्बे आकर उसने ब्राह्म आर्य समाज नाम का संगठन बनाया और हिंदू समाज नाम का संगठन नहीं बनाया, क्योंकि वो ये मानते थे कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है और वो हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए उन्होंने हिंदू शब्द का विरोध किया और अपने को उन्होंने आर्य घोषित किया और आर्य समाजी घोषित किया और संगठन बनाया। तो 1860 से लेकर 1875 तक 15 साल तक ब्राह्मण चुप रहे। जब दयानंद सरस्वती ने यह प्रयास किया तो ब्राह्मण इस प्रयास के तरफ उत्सुकतावश देख रहे थे कि अब दयानंद सरस्वती को अंग्रेज पकड़ेंगे और फांसी की सजा देंगे, मगर अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो ब्राह्मण लोग ये सारी बातें देख रहे थे। ये विद्रोही आंदोलन में 1857 के ज्योतिराव फुले सहभागी नहीं हुए। 1857 के दौरान लगभग ज्योतिराव फुले की उम्र 30 साल की थी और वो समझदार हो गए थे और बहुत सारी बातें उनको समझ में आने लगी थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए वो इस आंदोलन में सहभागी नहीं हुए। वो ये जानते थे कि ये ब्राह्मणों का या विदेशी लोगों के आज़ादी का आंदोलन है। अगर ब्राह्मण आज़ाद हो गए तो शूद्र अतिशूद्र आज़ाद नहीं होंगे। अगर मुगल आज़ाद हो गए तो मुगल देश के राजा हो जाएंगे और ब्राह्मण उनके प्रधानमंत्री हो जाएंगे और इस तरह से देश गुलाम बना रहेगा। ये षड्यंत्र समझते हुए ज्योतिराव फुले उस आंदोलन में सहभागी नहीं हुए। ये बात हम लोग देखते हैं। और जब 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई, उसके एक साल पहले राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का जन्म होता है और कुछ साल बाद उनको एडॉप्ट किया जाता है कोल्हापुर के गादी के लिए और फिर वो कोल्हापुर गादी के महाराजा हो जाते हैं।
ये बैकग्राउंड हिस्ट्री हम लोगों को थोड़ा समझना होगा। 1875 के बाद 10 साल तक राह देखने के बाद कि अंग्रेजों ने दयानंद सरस्वती के साथ कोई व्यवहार नहीं किया, गलत व्यवहार नहीं किया, उनको फांसी पर नहीं चढ़ाया, तो ब्राह्मणों ने हिम्मत करके बॉम्बे में एक संगठन बनाया, उसका नाम रखा नेशनल कांग्रेस 1885 को। यानी 1875 के बाद 1885 को कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, यानी कुछ बंगाली ब्राह्मण और कुछ पूना के ब्राह्मण, इन लोगों ने मिलकर नेशनल कांग्रेस संगठन की स्थापना की। ये करते वक्त भी वो डरे हुए थे, और ये जो डरे हुए लोग थे उन्होंने खबरदारी ली कि इस संगठन का पहली राष्ट्रीय जिम्मेदारी उन्होंने सर ह्यूम नाम के जो आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर था उनको दी, ताकि ब्राह्मणों ने यह सोचा कि अगर अंग्रेजों के साथ कोई वार्ता करनी है तो अंग्रेजों को मिडल मैन बनाकर ये वार्ता करना ज्यादा ठीक होगा। इसलिए आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर सर ह्यूम को उन्होंने कांग्रेस का, नेशनल कांग्रेस का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। दूसरा ये भी डर था, अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ब्राह्मण बनाया जाता है तो कहीं ब्राह्मण उनको पकड़कर फांसी न लटका दे, ये भी डर था। तो ये सारी पार्श्वभूमि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पार्श्वभूमि छत्रपति शाहू महाराज के पहले की है।